So hello everyone, this is your another second zoology session. हमारे previous session में we discussed about biotechnology. Today we are going to take another topic which is also very important from your NEET point of view. So today the topic that we are going to take is biomolecules. Okay, biomolecules आपको पता है एक बहुत important topic है और biomolecules से बहुत सारे questions जो हैं वो पूछे जाते हैं. One very important thing about biomolecules is that कि biomolecule एक बहुत ही एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रेजेंट करता है आपके सामने. ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोमोलिक्यूल्स और हम उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से यू कैन डू वेरी वेल इन योर नीट एग्जाम्स. ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर क्वेश्चंस ऑन बायोमोलिक्यूल्स. नाउ here, as you can see, there is this first question on your screen which goes as the acidic and basic properties of amino acids are due to the presence of which groups? Okay, amino acids. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, वन इज अमीनो एंड द अनदर वर्ड इज एसिड्स. अब आपको पता है कि यहाँ पे अमीनो वर्ड जो है इट इज स्टैंडिंग फॉर दिस NH2 ग्रुप और एसिड एसिड यहाँ पे स्टैंड करता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. Okay, which is none other than C double bond OH. Okay, तो ये आपका NH2 और COH ग्रुप जो है जिनका नाम ही आपके अमीनो एसिड्स में आता है, these two groups actually confer the acidic and basic properties of amino acids. So your correct answer is going to be option B. Okay, now let us move forward to the next question. Next question is, in which of the following structures are amino acids arranged in a linear sequence? Okay, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स आपको पता है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स बनाते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये याद रखनी चाहिए कि प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर. ओके, आपको याद रखना चाहिए बच्चों की जो प्रोटीन होता है वो हेटेरोपॉलीमर होता है, प्रोटीन कहीं से भी होमोपॉलीमर नहीं होता. सो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. अब ये जो प्रोटीन होता है, अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 4 लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होता है, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड जो होता है वो बस एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है. तो इसका आंसर जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बच्चों जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर जस्ट अरेंज्ड इनटू अ लीनियर स्ट्रक्चर और इनमें कोई भी फोल्डिंग नहीं होती है. ओके, तो अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल पर्टेन टू प्राइमरी स्ट्रक्चर. Moving on to the next question, what is the function of collagen in the human body? Collagen जो होता है, collagen is a protein. Okay, collagen is a protein which is present in human body. अब यहाँ पे आपसे एक collagen करके प्रोटीन होता है, उसका फंक्शन पूछा गया है. Collagen acts as a hormone, no. Functions as an enzyme, no. Enables glucose transport, no. But it provides structural सपोर्ट. ओके, कोलेजन जो होता है, कोलेजन आपका एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है और वो आपके सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने में, आपके बेसिकली टिश्यूज को बनाने में, ये टिश्यूज का ग्राउंड सब्सटेंस होता है. तो कोलेजन जो होता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन आवर बॉडी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of a phospholipid found in cell membranes? Okay, फॉस्फोलिपिड जो होता है बच्चों, ये आपका सेल बायोलॉजी का भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से भी लिंक्ड होता है. कौन सा ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है? तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, द फॉस्फोलिपिड विच इज योर लेसिथिन. लेसिथिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड होता है जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स में मिलता है. ट्रिप्सिन जो है बच्चों, ट्रिप्सिन आपकी एक एंजाइम है. कोलेजन के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया है. कोलेजन इज योर स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ओके, और इंसुलिन आप सबको पता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से हमें डायबिटीज मेलाइटस होता है. ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी लेसिथिन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में which of the following statements correctly defines an enzyme? ओके, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 4 स्टेटमेंट को हम पढ़ के ये बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम को जस्टिफाई कर रहा है या एंजाइम को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, नाउ
Enzymes are non-protein molecules that speed up reactions. Enzymes do speed up reactions, but enzymes are not non-protein molecules. आपको पता है बच्चों की ज्यादातर एंजाइम्स जो होती हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं, वो प्रोटीन की बनी होती हैं, राइबोजाइम्स और राइबोन्यूक्लियेज को छोड़ के, जो कि आरएनए एंजाइम्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट. Enzymes increase activation energy for reactions. No, enzymes speed up करती हैं by decreasing activation energy. Okay, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए? यहाँ पे जाना चाहिए enzymes decrease activation energy for reactions. ऑप्शन सी देखते हैं. Enzymes are proteins that catalyze biochemical reactions by lowering the activation energy. This looks very appropriate. Enzymes proteins होती हैं जो कि catalyze करती हैं biochemical reactions आपकी body के अंदर by lowering activation energy. Absolutely correct. Then enzymes get consumed during the reaction. नहीं, enzymes जो होती हैं वो enzymes reaction में रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, बट क्या वो रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम्ड होती हैं? नो. सो ए, बी एंड डी आर वेरी सिग्निफिकेंटली रॉन्ग, इसीलिए आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर जाएगा सी, विच इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. What effect do enzymes have on activation energy in biochemical reactions? हमने अभी अभी इसे पढ़ा. दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये टाइम एंड अगेन पूछा जाता है कि एंजाइम्स जो होती है उनका एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है. ये कभी ग्राफ के फॉर्म में पूछा जाता है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है, कभी मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है. बट आप हमेशा याद रखना है कि जो एंजाइम्स होती हैं वो दो काम करती हैं. एक तो वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगी. दे आर गोइंग टू डिक्रीज योर एक्टिवेशन एनर्जी, एंड व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, the speed of reaction is going to get increased. Okay, so you will have increased speed of reaction. Okay, so enzymes will lower your activation energy and they will increase the speed of reactions. Now, biomolecules are, let us look, this is a bit tricky question. Okay, so we are going to look at it. Biomolecules are organic compound, inorganic compound, volatile compounds, both 2 and 3. Okay, now हमें पता है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, है ना. जो आपका वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ओके, वो इनऑर्गेनिक होते हैं. बट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड्स और बोथ 2 एंड 3. हमारे हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, है ना, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन यहाँ पर तो वो दिया ही नहीं गया है. कई बार नीट में ऐसा होता है बच्चों की समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस जहां पे आपको क्या चूज करना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना पड़ता है, जहां पे हो सकता है दोनों ऑप्शंस आपको सही लग रहे हो, लेकिन उसमें आपको जो ज्यादा करेक्ट होगा, जो मोर करेक्ट होगा, वो चूज करना पड़ता है. या कभी कभी दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है दोनों ही थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन उसमें आपको फिर लेस इनकरेक्ट चूज करना पड़ता है. अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों लिखा है, लेकिन आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, है ना. जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे वाटर एंड मिनरल्स, वो बहुत लेस होते हैं, बट बायोमोलिक्यूल्स मेजॉरिटी में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आंसर होना चाहिए था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो वी विल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विच इज गोइंग टू बी organic compounds. Okay, now the simplest form of carbohydrates which cannot be hydrolyzed further are called. Okay, तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 लेवल पे कैटेगराइज करते हैं. वन इज योर मोनोसैकेराइड्स. ओके, एक आपका मोनोसैकेराइड्स होते हैं. मोनोसैकेराइड्स के बाद वी हैव योर ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू. एंड देन वी हैव योर पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ मेनी सैकेराइड्स यूनिट. पॉली मतलब मेनी. ओके, अब इसमें मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, आप पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ोगे तो आपको पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ के कुछ यूनिट्स मिलेंगे. ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ोगे तो अगेन ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ के आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे. बट monosaccharides are the units which cannot be broken down further or hydrolyzed further. Okay, so the answer is going to be D, which is your monosaccharides. Moving on to the next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड? ओके, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है इन द गिवन ऑप्शंस जो कि आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बच्चों वो या तो स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है, या तो आपके फंक्शनल होते हैं या फिर स्टोरेज होते हैं। ओके, तो दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आप देखोगे, स्ट्रक्चरल जो कि आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और स्टोरेज जो कि स्टोर करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन स्टार्च। स्टार्च आपको पता है ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है एंड इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सेम फॉर ग्लाइकोजन, ये भी ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है। देन वी हैव सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। ओके, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। देन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता है, सेल्यूलोज आपके प्लांट सेल वॉल का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। ओके, so cellulose is involved in the formation of plant cell wall. Hence, cellulose is going to be a structural polysaccharide. So the correct option is going to be C, which is your cellulose. Now, moving on to the next question. The sugar present in RNA is, okay, आपको पता है बच्चों कि आपका आरएनए और डीएनए है ना, आरएनए और डीएनए दोनों ही आपके nucleic acids होते हैं. Okay, we have only two nucleic acids which are RNA and DNA, and both of them can function as genetic material. देन आप एवोल्यूशन वगैरह में पढ़ते हो, आप एवोल्यूशन में पढ़ते हो कि अर्लियर डीएनए से भी पहले आरएनए आया था, है ना, इसीलिए आरएनए एक एंजाइम की तरह भी फंक्शन करता है। लेकिन फिर आरएनए जो था आपका, आरएनए वाज अनस्टेबल। ओके, इसीलिए आरएनए को मॉडिफाई करके डीएनए बनाया गया एंड डीएनए इज नाउ द प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में आप ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ते हो जो आपको बताते हैं कि व्हाई वाज डीएनए क्रिएटेड एंड व्हाई इज डीएनए डिफरेंट देन आरएनए। वैसा ही एक डिफरेंस होता है शुगर का। ओके, तो यहाँ पे आरएनए और डीएनए का अगर आप फुल फॉर्म देखो, आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज। ठीक है, ये जो राइबोज शुगर होती है बच्चों, ये आपके आरएनए में प्रेजेंट होती है, और जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज दोनों ही जो होती हैं वो पेंटोज शुगर होती हैं, 5 कार्बन यूनिट्स की बनी होती है। Deoxyribose is present in DNA, whereas the ribose sugar is present in RNA. Now, moving on to the next question. The enzyme responsible for digestion of lactose in the human intestine is, okay, ये enzyme का question है, and this is very simple question because lactose को जो enzyme डाइजेस्ट करती है उस एंजाइम का नाम ही लैक्टोज पे बेस्ड है, इट इज लैक्टेज। सिमिलरली मोल्टेज जो होती है वो मोल्टोज को डाइजेस्ट करती है। अमाइलेज जो होती है, अमाइलेज बेसिकली आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, और सुक्रेज जो होती है वो आपके सुक्रोज को डाइजेस्ट करती है। ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ एंजाइम एंड दीज आर द नेम्स ऑफ देयर सबस्ट्रेट अपॉन विच दे एक्ट। तो मोल्टेज का सबस्ट्रेट होता है मोल्टोज, अमाइलेज का होता है स्टार्च, लैक्टेज का होता है लैक्टोज, और सुक्रेज का होता है सुक्रोज। Now, moving on to the next question. The major storage form of carbohydrates in plants is, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो आपका स्टोर किया जा रहा है बच्चों वो है ग्लूकोज। ओके, सो द कार्बोहाइड्रेट विच इज बीइंग स्टोर्ड इज ग्लूकोज। नो, ग्लूकोज को प्लांट्स में कौन से फॉर्म में स्टोर किया जाता है? सो द आंसर इज गोइंग टू बी स्टार्च। ओके, स्टार्च जो होता है, स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म in plants, storage form for glucose in plants. Starch is a polysaccharide of glucose which is present in plants. But अगर आप animals में बात करोगे कि animals में glucose को कैसे store किया जाता है, तो animals में glucose को store किया जाता है in the form of glycogen. So glycogen is the storage form in animals. Okay, so glycogen जो होता है, glycogen is used for the storage of glucose in animals. Now moving on, the bond present between two monosaccharides in a disaccharide is, okay, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर ये दो monosaccharides unit है, okay, there are two monosaccharides unit and these two are joined together. तो अगर आप दो monosaccharide unit को join कर दोगे then they will form a disaccharide. Okay,
अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन कैसे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है दे आर गोइंग टू बी joined by a bond, a particular type of bond. Now, what is the name of bond which is involved in the formation of disaccharides, trisaccharides, okay, basically oligosaccharides and polysaccharides. तो कभी भी अगर आप दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ रहे हो, तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ने के लिए जो आप बॉन्ड बनाते हो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का जो फॉर्मेशन होता है वो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ते हो तो हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। So this release of water molecule will lead to the formation of glycosidic linkage which will join your monosaccharide units together. Okay. So the bond present between two monosaccharides is called as glycosidic bond. Now, moving on, which of the following is a pentose sugar? Okay, pentose sugar दो ही होती हैं और आपको उनका नाम पता होना चाहिए. One is ribose, which is found in RNA. One is deoxyribose, which is found in DNA. Okay, let us look at our options. Glucose, glucose आपका hexose है. Okay, it is a hexose sugar made up of 6 carbon units. Fructose is again your hexose sugar. गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज भी आपका हेक्सोज शुगर होता है एंड राइबोज इज योर पेंटोज शुगर. Okay. Now moving on to the next question. Starch is composed of. Okay. आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च किससे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टार्च है उसमें दो यूनिट होती है. एक होती है अमाइलोस और एक होती है अमाइलोपेक्टिन. ओके, बोथ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज. सो स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ both amylose as well as amylopectin. Now, moving on to the next question. Proteins are composed of monomers called amino acids. Okay, and you also have to remember that proteins are heteropolymers of amino acids. Okay, heteropolymers of amino acids. Why so? Because no protein will have only one type of amino acid. ठीक है, आपको पता है there are 20 different types of amino acid which are involved in the formation of protein. Okay, और ये जो formation of protein में amino acids involved होती हैं, तो कोई भी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड से नहीं बनता है. प्रोटीन्स में there are various types of amino acid and hence proteins are called heteropolymers of amino acid. Moving on to the next question. The bond formed between two amino acids is called. Yes, अगर आप दो अमीनो एसिड को जोड़ रहे हो, है ना, और दो अमीनो एसिड को जोड़ के अगर आप प्रोटीन बना रहे हो, तो दो अमीनो एसिड्स को आप कैसे जोड़ोगे? Which bond will you use to join two amino acids? And the answer is peptide bond. Okay, peptide bond आपको पता होना चाहिए. peptide bond जो होता है, okay, यहाँ पे अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की, सो पेप्टाइड बॉन्ड भी आपका क्या होता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड भी आपका एक डिहाइड्रेशन के थ्रू फॉर्म होता है. डिहाइड्रेशन के थ्रू आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है. बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी डबल बॉन्ड ओ एन एच. ओके, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है और ये भी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है. यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है. अमीनो एसिड्स आर ऑलवेज जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. प्रोटीन्स का जो बेसिक बॉन्ड होता है दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन योर carbohydrates. Okay, glycosidic bond is the characteristic bond of carbohydrates. On the other hand, your peptide bond is the characteristic bond of proteins. Okay, so amino acids are joined together by peptide bond and this is fairly a strong bond. Now, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन? ना, जो आपके प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन भी दो तरीके के हो सकते हैं. योर प्रोटीन कैन बी आइदर फाइब्रस प्रोटीन और योर प्रोटीन कैन बी आइदर ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, अब यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ऑल ऑफ देम आर ग्लोबुलर प्रोटीन. लेकिन जो आपका कोलेजन है, योर कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन. ओके, नाउ the primary structure of a protein is maintained by. Yes, बच्चों देखो, आप जब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो तो प्रोटीन में देयर आर 4 लेवल्स जो कि हमने डिस्कस किया. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी होता है. लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, यहाँ पर जब आप प्रोटीन के लेवल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रोटीन में बहुत तरीके के बॉन्ड्स होते हैं. क्या प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? यस. क्या प्रोटीन में आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं? यस. क्या प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? यस. देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स सच एज सिस्टीन जिनमें प्रॉपर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे आप
क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर अटैच्ड टुगेदर। तो यहाँ पर जो आपके अमीनो एसिड अटैच्ड टुगेदर हैं, दे आर अटैच्ड टुगेदर ओनली एंड ओनली बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो अगर आप प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करोगे, इफ यू विल टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मूविंग ऑन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक इज। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है ऐसी कौन सी एंजाइम है जो आपके प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगी इन द स्टमक। ओके, सो अमाइलेज आपका स्टार्च में हेल्प करती है, लाइपेज जो होती है वो लिपिड डाइजेशन में हेल्प करती है। नाउ यू हैव पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, बोथ ऑफ व्हिच कैन बी इन्वॉल्वड इन प्रोटीन डाइजेशन, बट अगेन योर क्वेश्चन सेज इन द स्टमक। तो स्टमक में कौन सी एंजाइम होती है बच्चों? स्टमक में होती है पेप्सिन। ओके, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है which gets converted into active enzyme pepsin and it is involved in protein digestion in the stomach. So your correct answer is going to be pepsin. Now, what type of bond holds together amino acids together in a polypeptide chain? Peptide bond. Then, which of the following statements about proteins is incorrect? ठीक है, यहाँ पे we have certain statements and we have to look कि कौन सा statement ऐसा है जो प्रोटीन को justify नहीं कर रहा है. It is incorrect. Okay. पहला, they are polymers of amino acid. Okay. Then they always function as enzyme. They can have structural functions and they may act as transport molecules. देखो बच्चों, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ये एकदम सही बात है ना? जो आपके प्रोटीन्स होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, दे आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। दे कैन हैव स्ट्रक्चरल फंक्शंस, एकदम ट्रू है। जो आपका सेल्यूलोज होता है, जो आपका कोलेजन होता है, दे एक्चुअली दे कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चरल रोल, है ना? ये आपके स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। हेंस प्रोटीन कैन हैव स्ट्रक्चरल फंक्शन। They may act as transport molecules. Yes, they do act as transport molecules. There are certain protein molecules in your body which are actually involved in the transport of various substance. Then they always function as enzymes. है ना? देखो, प्रोटीन एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं, इट इज ट्रू, बट दे ऑलवेज फंक्शन एज एंजाइम इज रॉन्ग, बिकॉज प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करते हैं, वो और भी चीजों की तरह फंक्शन करते हैं। ओके, तो ये कहना कि दे विल ऑलवेज जस्ट फंक्शन एज एंजाइम, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, so option B is incorrect. Now moving on to the next question, which protein plays a role in glucose transport? Okay, कौन सा प्रोटीन है जो आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है? इंसुलिन? नो, इंसुलिन आपका ट्रांसपोर्टर नहीं है, इंसुलिन इज आपका हार्मोन। ओके, देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेस, एंटीबॉडी आपका इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं। रिसेप्टर? नो। ग्लूट4, ग्लूट4 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्लूट4 जो होता है ये एक्चुअली में एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। ओके, ग्लूट4 आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को हम ग्लूट, है ना, दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्लूट मॉलिक्यूल्स, है ना? ग्लूट1 होता है, ग्लूट2, ग्लूट3, ग्लूट4। ओके, बट यहाँ पे ग्लूट4 जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली बात तो ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो होता है आपका, है ना, आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। ओके, तो इंसुलिन ऐसा क्या करता है? इंसुलिन बेसिकली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो कम करता है, वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के उनको टिश्यूज और एप्रोप्रिएट सेल्स के पास पहुंचाता है। तो GLUT4 इज अ ट्रांसपोर्टर विच एक्चुअली वर्क्स विथ इंसुलिन, है ना? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो GLUT4 के ट्रांसपोर्टेशन में एक रोल प्ले करता है, एक इफेक्ट प्ले करता है। दिस वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट फ्यू इयर्स बैक। ओके, तो आप याद रखना कि GLUT4 is a glucose transporter and it can actually work under the effect of insulin. Now moving on to the next question, which of the following interactions stabilize the tertiary structure of protein? आपने primary structure of protein पढ़ लिया, आपने secondary structure of protein पढ़ लिया. Now there is this third type of structure which is secondary structure of टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों अब देखो, हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें पता है यार कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें तो आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे जो कि आपके अमीनो एसिड को जोड़ देंगे, ठीक है? जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड
रोल प्ले करेगा। अब देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? टर्शियरी स्ट्रक्चर तब बनेगा जब जो ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इनमें फर्दर फोल्डिंग होगी। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड कैसे होगा? इट विल बी फर्दर फोल्डेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो रोल प्ले करेंगे और टर्शियरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट आवर ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन 1 है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, so peptide bonds are present in primary, secondary and tertiary structure and they are not the one who are stabilizing your tertiary structure of protein. सेकेंड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस इज करेक्ट। ओके, बिकॉज जब आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। दिस इज करेक्ट। Glycosidic bond, as you know, glycosidic bond is not involved in protein formation. Glycosidic bond will be involved in carbohydrate formation. So glycosidic bond is not correct. Phosphodiester bond की हम बात तब करते हैं जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, जैसे कि आरएनए और डीएनए। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। In the secondary structure of proteins, alpha helices and beta sheets are held together by, we have discussed this. This is going to be a hydrogen bond. यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है बच्चों, आपको याद रखना है कि जो अल्फा हेलिक्स है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। There is a difference in the hydrogen bonding which takes place in alpha helix and beta sheets. तो आपके alpha helix में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि आपकी बीटा शीट में there will be intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाउ which of the following protein functions as hormone? ओके, तो यहाँ पे आपको पता है आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है ना, जहाँ पे प्रोटीन के बारे में लिखा गया है कि प्रोटीन्स आर गोइंग टू फंक्शन एज एंजाइम, प्रोटीन आर गोइंग टू फंक्शन एज हार्मोन, प्रोटीन आर गोइंग टू फंक्शन एज ट्रांसपोर्टर। और वो जो टेबल है उस टेबल में प्रोटीन के फंक्शन के सामने वेरियस एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन लिखे गए हैं जो कि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टेबल में से टाइम एंड अगेन क्वेश्चन आता रहता है। तो उसी टेबल में अगर आप देखोगे which of the following proteins function as hormones, so the answer is going to be insulin. Okay, not trypsin, not collagen and not antibody. Insulin आपको पता होना चाहिए। Insulin are secreted by your beta cells of pancreas. Okay, insulin आपका एक polypeptide hormone होता है and the deficiency of which can cause diabetes mellitus. Now we are moving on towards the lipid. यहाँ पे आपसे lipids के बारे में पूछा गया है। Now, which of the following statements about lipids is correct? तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे सामने 4 स्टेटमेंट है, 3 जो है वो इनकरेक्ट है एंड 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट और वो लिपिड को करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। तो चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ के ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो बच्चों, लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल। लिपिड्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल। सबको पता है कि लिपिड्स और वाटर जो होते हैं उनकी बहुत लड़ाई चलती है, वो बहुत एंटी होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, सो लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble. Okay, now fatty acids always have unsaturated bonds. Okay, this again is not correct. देखो थर्ड देखो, लिपिड्स इंक्लूड सिंपल फैटी एसिड्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स। दिस इज एक्सट्रीमली करेक्ट है ना। लिपिड्स जो होते हैं उनमें आप सिंपल फैटी एसिड्स इंक्लूड कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी होते हैं उनमें फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल जो है लेसिथिन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। देन ओनली मोनोग्लिसराइड्स आर फाउंड इन नेचर। ये गलत है बच्चों। इनफैक्ट आपको तो पता है कि लिपिड जो कॉमन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज ट्राइग्लिसराइड है ना। लिपिड्स जो होते हैं वो मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में कम एग्जिस्ट करते हैं। ज्यादातर लिपिड जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं, दोज आर ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो ये भी गलत है। फैटी एसिड्स अगेन दे कैन हैव सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। So the correct option is going to be option C. The lipids include simple fatty acids and complex molecules like phospholipids. Moving on to the next question. Oils remain in a liquid state at room temperature because, okay, ठीक है। अब जो आपके lipids होते हैं वो आपको पता है दो तरीके के होते हैं। They can be oils and they can be fats. Okay, they can be oil as well as fat. चलो देखते हैं ऑयल्स लिक्विड स्टेट में क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। दे हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फैट। दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नहीं, दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच वन विथ वन और मोर
C, double bond C, double bonds. Okay, this is correct. And they do not contain fatty acids is wrong. Okay, so oils remain in a liquid state. Why? Because उनमें unsaturated fatty acids जो होते हैं उनकी concentration ज्यादा होती है. देखो unsaturated fatty acid में क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं. ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं. ओके, अगर आप इन्हें थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करोगे तो दे कैन ब्रेक इजीली. इसीलिए ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं. फैट्स की बात करें तो फैट्स में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं उनको ब्रेक करना कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ब्रेकिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, इसीलिए ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होती हैं और फैट्स में आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होती हैं. नाउ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस फैट्स फ्रॉम ऑयल्स. अच्छा, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे फैट को ऑयल से? तो देखो, एक तो चीज मैंने आपको अभी बताई कि फैट्स में जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा होगा, ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा. इसके अलावा एक बेसिक डिफरेंस या जो एक बहुत कॉमन डिफरेंस होता है बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स वो ये होता है कि जो आपके फैट्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वहीं पे जो आपके ऑयल्स होते हैं दे आर liquid at room temperature, है ना. So this is the knowledge that we have. Now let us try to apply this knowledge and get to the correct answer. तो यहाँ पे चलो बच्चों पहला वो देखते हैं. Fats have a lower melting point than oils. No, this is not correct. Oil contains more saturated fatty acids than fats. This is not correct. Oils remain liquid at room temperatures, lower temperatures, while fats are solid. Then oils and fats are structurally identical. This is wrong. So your correct option is going to be option C. Now, moving on to the next question. Which of the following correctly represents the enzyme catalyzed reaction process? Okay, तो यहाँ पे आपको बच्चों कुछ इक्वेशंस दी गई हैं. इन इक्वेशंस को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्टली जस्टिफाई कर रही है एक एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसेस को. ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम reactions देखते हैं. enzyme plus substrate will form enzyme substrate complex which will form enzyme product complex and which will again dissolve into enzyme plus product. Now this is your option A. Let us look at option B. Enzyme plus substrate will form your product plus enzyme substrate complex which will just give you your enzyme. Okay, then third one is enzyme plus product will give you enzyme substrate complex and you will get substrate at the end of the enzymatic reaction. And the fourth one is enzyme plus substrate gives product. Okay, देखो आपको पता है बच्चों की जो एंजाइम होती है कभी भी रिएक्शन में यूज्ड नहीं होती है, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है कि एंजाइम्स नेवर गेट यूज्ड अप इन रिएक्शंस. ओके, तो एक तो ये वाली बात है कि एंजाइम्स कभी भी यूज नहीं होंगी रिएक्शन में. दूसरा, एंजाइम जो होती है, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करती है. ठीक है, एंजाइम आपका सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करती है और सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके वो आपको प्रोडक्ट देती है. एंजाइम प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं करती है. तो दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी इनकरेक्ट. अब एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करती है बच्चों तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है. ओके, इट फॉर्म्स योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदलता है. ठीक है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड करती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्फर्मेशनल चेंजेस करती है जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद आपके पास एंजाइम एज इट इज रहती है. एंजाइम्स डू नॉट गेट यूज्ड अप और आपने सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया था बट सबस्ट्रेट की बजाय अब आपको क्या मिल जाता है, दैट सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ओके, तो ऑप्शन ए जो है इस रिएक्शन को एकदम करेक्टली जस्टिफाई करता है कि एंजाइम विल कंबाइन विद सबस्ट्रेट, इट विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इज गोइंग टू लीड टू सम conformational changes in substrate which will form your enzyme product complex which in turn will form your enzyme plus product. ओके, ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट के साथ ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया है और यहाँ पे एंड में आपको सिर्फ एंजाइम मिल रही है, प्रोडक्ट तो आपको मिल भी नहीं रहा है. तो दिस इज रॉन्ग. और यहाँ पे सिंपली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, उस स्टेप को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है. यहाँ पे बस बोला गया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विल गिव यू प्रोडक्ट और इस रिएक्शन में तो ये भी बोला गया है कि एंजाइम विल गेट कंज्यूम्ड इन योर केमिकल रिएक्शन. ओके, so this is also wrong. Hence ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली शो केस करता है कि एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करती है एंड हेंस योर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों.
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट। तो चलो देखते हैं बच्चों, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ये करेक्टली बता रहा है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है एक्टिव साइट पे तो क्या होगा। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आपका एंजाइम और प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी ये हमें नॉलेज पता है, ये हमने जस्ट अपने पिछले क्वेश्चन से सीखा है, चलो उसे अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। The enzyme changes its shape slightly to fit the substrate better. Okay, option A. ऑप्शन बी, द एंजाइम अंडरगोस परमानेंट डीनेचुरेशन। अगर यार एंजाइम परमानेंट डीनेचर हो गई तो एंजाइम तो काम ही नहीं करेगी ना। और एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आती है फिर वो परमानेंट डीनेचर हो जाती है तो फिर तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। बिकॉज हम लोग क्यों जिंदा है, बिकॉज वी आर हैविंग केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी और ये केमिकल रिएक्शंस तो एंजाइम ही जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो एंजाइम्स परमानेंट डीनेचुरेशन में तो नहीं जाती हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। द एंजाइम गेट्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, अगेन अ वेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें पता है कि एंजाइम जो होती है, एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है, लेकिन एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होती है। तो दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट। द एंजाइम प्रिवेंट्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम अंडरगोइंग एनी रिएक्शन, दिस इज रॉन्ग। एंजाइम का तो काम ही होता है कि सबस्ट्रेट का क्या करे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। नाउ यहाँ पर सब कुछ देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। द एंजाइम चेंजेस इट्स शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट बेटर। ओके बच्चों, जो आपकी एंजाइम होती है जब भी वो एक्टिव साइट के पास आती है, व्हेनेवर योर एंजाइम कम्स क्लोजर टू द एक्टिव साइट, तो एंजाइम हमेशा क्या करती है, एंजाइम अपने में थोड़े से कन्फर्मेशनल चेंजेस लाती है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो सबस्ट्रेट को फिट कर सके अपने अंदर। ओके, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कैसे करते हैं, पहले बोला जाता था, दिस वाज एन अर्लियर थ्योरी, जिसमें कहा जाता था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से लॉक एंड की तरह बाइंड करती है ना, जिसमें कहा जाता था कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप होता है, सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक शेप होता है और दोनों लॉक एंड की तरह फिट हो जाते हैं। बट फर्दर रिसर्च में ये पता चला कि ये वाली जो थ्योरी थी ये सही नहीं थी। एक्चुअली में एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं उसमें एंजाइम खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, खुद का शेप जो होता है थोड़ा सा ऑल्टर करती है ताकि वो सबस्ट्रेट को बेटर फिट कर सके। ओके, दिस ऑप्शन ए, द एंजाइम चेंजेस इट्स शेप slightly to fit the substrate better is absolutely correct. Moving on to the next question, which factor does not affect enzyme activity? Okay बच्चों, आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में देयर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेशन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन किया जाता है, जहाँ पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के करीब उसको मेंटेन किया जाता है। फिर हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, जो हमारी बॉडी में आयंस का कंसंट्रेशन है, जो हमारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन है, वो हमेशा क्या रहे, हमेशा अप्रोप्रिएट रहे। देन आपको पता है कि हमारा ब्लड का जो पीएच होता है, हमारे ब्लड में भी ब्लड बफर सिस्टम होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो भी डिस्टर्ब ना हो। ओके, ये सब हम क्यों करते हैं, हम ये सब इसलिए करते हैं बिकॉज आवर बॉडी इज अ ग्राउंड वर्क फॉर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बाय एंजाइम्स। ओके, अगर ये एंजाइमेटिक रिएक्शन बंद हो जाएंगे हमारी बॉडी में होना, देन वी विल नॉट बी अलाइव। ओके, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर बिल्कुल एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट करता है। ओके, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो आपको एंजाइम की एक्टिविटी पे असर दिखेगा ही दिखेगा। पीएच, पीएच भी आपका एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर आप एंजाइम को बात करोगे तो एंजाइम में हमेशा एक पर्टिकुलर पीएच होता है, हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसमें वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है। ओके, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। पेप्सिन आपके स्टमक में होती है, आपको पता है कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो आपका स्टमक का पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। ओके, पेप्सिन आपकी एक ऐसी एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे काम करती है। ठीक है, अगर आप उसको एसिडिक से बेसिक पीएच पे लाओगे तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगी, वो एंजाइम काम करना बंद कर देगी। देन मैक्सिमम एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में काम करती हैं वो आपका एक स्लाइटली न्यूट्रल पीएच पे काम करती हैं। ओके, जो हमारी बॉडी का पीएच होता है स्लाइटली न्यूट्रल पीएच पे वो काम करती हैं।
उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ एंजाइम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन कंडीशंस में काम करती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब रिएक्शंस होते हैं, जब आपका सक्कस एंटेरिकस आता है, तो वहां पे स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होता है, वो उसमें काम करती है। अगर आप किसी भी एंजाइम का अप्रोप्रिएट पीएच नहीं देके उसके पीएच के साथ छेड़खानी करेंगे, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो इट इज अ नोन फैक्ट कि जो पीएच होता है, पीएच प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल इन दी एंजाइम एक्टिविटी। ओके, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होता है वो एंजाइम एक्टिविटी में रोल प्ले करता है। ओके, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट वो प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? जैसे अगर आपके पास एंजाइम्स हैं, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ाओगे तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना? बिकॉज आपके जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्वियसली उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पे एंजाइम्स के जितने भी एक्टिव साइट है ना, ऑल द एक्टिव साइट इन योर एंजाइम्स दे गेट ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट। नो देयर इज नो मोर एक्टिव साइट टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। उस पे क्या होता है? उस पे आपकी वेलोसिटी जो होती है वो स्टैग्नेंट होती है। उसके बाद आप सबस्ट्रेट ऐड करो तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो नहीं बढ़ती। लेकिन इनिशियली तो अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इनिशियली अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। ओके, so substrate concentration also definitely plays a role in enzyme activity. Now let us look at option 4, covalent bonding. Okay, covalent bonding does not plays a role in enzyme activity. Okay, enzyme activity is affected by temperature, by pH, by substrate concentration, but it is not affected by covalent bonding. Okay, so your answer, your correct answer is going to be option D, covalent bonding. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रोल डू कोफैक्टर्स प्ले इन एंजाइम फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपको पता है एक होलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट होता है ना? यहाँ पे एक होलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट होता है। होलो एंजाइम का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम में क्या होता है? एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। देयर इज दिस प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम जिसको कि आप एपो एंजाइम कहते हो। और ये जो एपो एंजाइम होती हैं बच्चों, बहुत बार ये एपो एंजाइम क्या करती हैं? ये एपो एंजाइम खाली अकेले फंक्शन नहीं कर सकती हैं। ओके, योर एपो एंजाइम्स कैन नॉट फंक्शन इन सॉलिटरी। तो ये क्या करती हैं? ये कंबाइन करती हैं कोफैक्टर्स के साथ। ओके, ये जो होती हैं आपकी एपो एंजाइम्स, दे एक्चुअली कंबाइन विथ योर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं, कोएंजाइम्स हो सकते हैं, मेटल आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर बन के बनती है आपकी होलो एंजाइम। और ये जो होलो एंजाइम होती है वो क्या होती है? आपकी फंक्शनल होती है। ओके, तो आपकी होलो एंजाइम जो कि फंक्शनल होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम विच इज द प्रोटीनेशियस पार्ट, एंड कोफैक्टर्स होते हैं जो कि आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये कोफैक्टर्स दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अगर आप एपो एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर दोगे, अगर आप एपो एंजाइम्स में से कोफैक्टर को हटा दोगे, देन योर एंजाइम विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। वो क्या हो जाती है? वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। चलिए अब बच्चों ऑप्शंस देखते हैं, है ना? नॉलेज है हमारे पास, हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहला, they compete with the substrate for active site. No, they do not compete with the substrate. That is the work of competitive inhibitor. They serve as secondary enzymes. No, they do not serve as secondary enzymes. They assist the enzyme in catalysis by stabilizing its structure or participating in the reaction. This is absolutely correct, है ना? कोई भी एपो एंजाइम होती है, उस एपो एंजाइम को जरूरत होती है को फैक्टर की, ताकि वो होलो एंजाइम बन के फंक्शनल हो सके। देन लेट अस लुक एट द लास्ट ऑप्शन, दे इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, है ना? वो एंजाइम एक्टिविटी को बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो तो एंजाइम के साथ मिलके उसे फंक्शनल बनाते हैं। So your correct option is going to be option C. They assist the enzyme in catalysis by stabilizing its structure or participating in the reaction. Now, moving on to the next class, बच्चों, which of the following statements about the effect of temperature on enzyme activity is true? ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं टेम्परेचर पे, और आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है और सच सच जस्टिफाई करता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी को देखते हैं बच्चों। पहला है
एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस इनडेफिनिटली विथ टेम्परेचर। गलत है बच्चों, है ना? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट आपको पता है कि एंजाइम क्या होती है? एंजाइम तो यार बेसिकली प्रोटीन होती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी एंजाइम क्या हो जाएगी? आपकी एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट। देन high temperature can denature enzymes, reducing their function. This is absolutely correct. Enzymes are not affected by temperature. Galat. Low temperatures permanently inactivate enzymes. Okay. देखो लो टेम्परेचर्स पे जो होती है वो एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है। एंजाइम जो होती है वो इनएक्टिवेट भी होती है, बट वो जरूरी नहीं कि हर बार परमानेंट हो। ओके, टेम्पररी इनएक्टिवेशन भी हो सकता है। इसीलिए सारे ऑप्शंस को देखते हुए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली जस्टिफाई करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स? इट इज योर ऑप्शन बी, विच इज हाई टेम्परेचर कैन डीनेचर एंजाइम्स रिड्यूसिंग देयर फंक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements correctly describes the elemental composition of living organisms as compared to the earth crust? ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का पहला टेबल है ना? आपके चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में पहला टेबल आता है जहां पे बेसिकली एक एलिमेंटल एनालिसिस दिया है। वहां पे आपको ये बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट को और ह्यूमन बॉडी को जब आप कंपेयर करते हो तो कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, उसी टेबल के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन इन द अर्थ क्रस्ट। ये गलत है। ओके, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन की जो वैल्यू होती है, सिलिकॉन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत कम है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा है। ओके, तो अर्थ के क्रस्ट में जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है दैट इज एक्चुअली सिलिकॉन, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिलिकॉन कम होता है। तो दिस इज फॉल्स। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो आपको पता है बच्चों, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, वी आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। नो, इनफैक्ट अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो उनमें जो सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है वो तो ऑक्सीजन ही है। तो दिस इज रॉन्ग। सल्फर, सल्फर इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉन्ग। ओके, सल्फर नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विच इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Now, let us look at our next question. Which of the following statements about secondary metabolites is incorrect? ठीक है बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी आपको पता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो आपके बॉडी के कोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये आपके कोर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में नहीं है। ये आपकी बॉडी को बनाते भी नहीं है। ओके, they have certain other functions but they are not involved in the core physiological processes of your body. चलो अब देखते हैं which of the following statements about secondary metabolite is correct. They are essential for normal physiological functions of an organism. No, this is incorrect. Primary metabolites are essential, but secondary metabolites अगर वो नहीं भी हो तो भी हमारे physiological functions चल जाएंगे. They involve compounds like alkaloids, flavonoids, and essential oils. This is correct. They are primary metabolites required for growth and development. Incorrect. They are present only in animal tissues. Incorrect. In fact, majority of secondary metabolites जो होते हैं वो आपको plant और fungal cell से मिलते हैं, वो आपको animal cell से नहीं मिलते हैं। ठीक है, compounds like alkaloid, flavonoids and essential oils, this is absolutely correct. Morphine, codeine and various other type of alkaloids are actually a part of secondary metabolites. Okay, now moving on to the next question. Which secondary metabolite group includes compounds like rubbers, gums and cellulose? बेटा अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बात करोगे तो आपके बायोमोलिक्यूल्स में देयर आर सर्टेन बॉक्सेस एंड देयर आर सर्टेन टेबल्स व्हिच आर गिवन। नाउ ऑल दोस टेबल, जैसे पहला टेबल हो गया एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन लिविंग ह्यूमन बीइंग्स एंड अर्थ क्रस्ट। ओके, दूसरा टेबल हो गया जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे विच वाज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, और तीसरा टेबल हो जाता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला जो टेबल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टेबल में से अक्सर टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, उस टेबल में एज यू नो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि अल्कलॉइड्स के बारे में लिखा गया है, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में लिखा गया है, ड्रग्स के बारे में लिखा गया है। ओके,
और वैसे ही पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के बारे में भी लिखा गया है। उस पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आपके रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज फॉल करते हैं। ओके, पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन्स वगैरह के बारे में लिखा गया है। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडीन के बारे में लिखा गया है। ड्रग्स के लिए उस टेबल में विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन का नाम लिखा गया है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में इट इंक्लूड्स रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस बायोमोलिक्यूल सेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को टेक अप करते हैं। According to weight percentage, the first three elements in the human body are very interesting question. Okay, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे ज्यादा तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ही होता है विच इज 65%। ओके, फिर कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन होता है 18.5। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन होता है 3.3। ओके, और हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन होता है 0.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है सबसे ज्यादा, तो हमारी बॉडी में देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन होता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के बाद ऑब्वियसली हमारा हाइड्रोजन होता है वेट परसेंटेज के हिसाब से। बेसिकली ऐसे जाना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पहले तो वो ऑप्शन देखो जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे आगे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये और ये तो वैसे भी नहीं होगा, ऑक्सीजन सबसे आगे होना चाहिए। सो वी हैव योर ऑप्शन सी एंड डी। अच्छा, ऑप्शन सी अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कार्बन से आगे रखा गया है विच इज रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रोजन आपका 3.3 होता है लेकिन कार्बन आपका 18.5 होता है। सो दिस इज रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन 65, कार्बन आपका 18.5, हाइड्रोजन आपका 0.5। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो अगर आप वेट परसेंटेज के हिसाब से एलिमेंट्स को देखोगे ह्यूमन बॉडी में तो इट विल बी ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। So best of the four में से अगर हमको एक चुनना है then our answer is going to be D, which is going to be oxygen, carbon and hydrogen. Okay, तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए। आई होप दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल टू यू। ओके, उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, आप एनसीईआरटी से पढ़िए। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टेक अप फ्यू अदर टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू कीप ऑन डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस। ओके, तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड stay tuned for more lectures on Sparkle. Okay, thank you everyone.